पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब मानसिंह और आसफ खां बहुत दिनों तक मेवाड़ से अजमेर लौटकर नहीं आए तो अकबर ने उन दोनों को दरबार में आकर हाजिर होने के आदेश भिजवाए। विवश होकर दोनों पराजित सेनापतियों को अपनी सेनाएं लेकर अजमेर जाना पड़ा, जहां अकबर डेरा डाले बैठा था। जब मानसिंह और आसफ खां मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर की तरफ जाने लगे, तब राणा के सैनिकों ने मुगल सेना में कसकर मार लगाई तथा बहुत से सैनिकों को मार्ग में ही मार डाला। जब मानसिंह और आसफ खां मेवाड़ से निकल गए, तब महाराणा भी अनेक बादशाही थानों को उजाड़ता हुआ अपने थाने स्थापित करने लगा और अपनी सेना के साथ पुनः कुंभलगढ़ चला गया। उधर जब मानसिंह और आसफ खां अजमेर पहुंचे तो अकबर ने उन दोनों की ड्योढ़ी बंद कर दी, अर्थात उन्हें अपने दरबार में आने से रोक दिया। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि मानसिंह और आसफ खां की गलतियों के कारण बादशाह ने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, किंतु वह यह नहीं बताता कि वे कौन सी गलतियां थीं जिनके कारण मानसिंह तथा आसफ खां की ड्योढ़ी बंद की गई। निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने इस विषय में तबकाते अकबरी अर्थात तारीख निजामी में लिखा है कि मानसिंह वापस चले आने की आज्ञा पाते ही बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ। जब सेना की दुर्दशा के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि सैनिक बहुत बड़ी विपत्ति में थे, तो भी कुंवर मानसिंह ने अपनी सेना को राणा कीका अर्थात प्रताप सिंह का मुल्क नहीं लूटने दिया। इसी से बादशाह मानसिंह पर अप्रसन्न हुआ और उसे दरबार से निकालकर उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। निजामुद्दीन अहमद बख्शी के उक्त कथन से इस बात का आभास हो जाता है कि अकबर भले ही अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर उपस्थित होकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, किंतु वास्तव में उसे पता लग गया था कि अकबर की विजय नहीं हुई है, अपितु हार हुई है। अन्यथा वह विजयी सेनापतियों का स्वागत करता, उनकी ड्योढ़ी क्यों बंद करता। अकबर को इस बात पर भी शक था कि मानसिंह ने जानबूझकर महाराणा प्रताप को जीतने का अवसर दिया है। अकबर पहले भी मानसिंह को खुले दरबार में यह उलाहना दे चुका था कि तुम हिंदू राजाओं का पक्ष लेते हो। इस बात का प्रमाण आगे चलकर इस तथ्य से मिलता है कि अगले 10 सालों तक अकबर मेवाड़ को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहा, किंतु आगे के अभियानों में अकबर ने मानसिंह को कभी भी सेना का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया, अपितु अकबर के विश्वसनीय मुस्लिम सेनापतियों को ही मेवाड़ के विरुद्ध किए जाने वाले अभियानों की कमान सौंपी गई। यह अलग बात है कि आगे के समस्त अभियानों में भी अकबर के सेनापति मेवाड़ में पिटकर लौटते रहे। जब हल्दी घाटी के युद्ध के 24 साल बाद अकबर की मृत्यु हुई, तब उसे 2 ही दुख सालते थे। पहला यह कि वह महाराणा प्रताप को नहीं मार सका, और दूसरा यह कि अकबर का पुत्र सलीम जीवन भर अकबर के विरुद्ध चलता रहा, किंतु अकबर उसे अपने अनुकूल नहीं बना सका। भारत की आजादी के बाद विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए जो पुस्तकें लिखी गईं, उनमें वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार तथा अकबर की विजय को चित्रित किया गया। इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीयों को समझाने का प्रयास किया गया कि जहां भारत के अन्य राजाओं ने दूरदृष्टि रखते हुए अकबर से संधि की तथा अपनी प्रजा एवं सेना को युद्ध की विभीषिकाओं से बचाया, वहीं महाराणा प्रताप में दूरदृष्टि का अभाव था। उसने अपनी प्रजा एवं सेना को अनावश्यक युद्धों की आग में झोंक दिया। आजाद भारत में लिखी गई इन पुस्तकों ने भारत की जनता के मन में इस बात को लेकर स्थायी संशय उत्पन्न कर दिया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी या हार। वस्तुतः इस प्रश्न की तथ्यपूर्ण विवेचना की जानी चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे युद्ध हुए हैं जिनके विवरण
इतिहास के पन्नों पर बहुत विस्तार से लिखे गए और वे जनमानस में भी बहुत लोकप्रिय हुए, किंतु उनमें जीत हार का निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं हो सका। इन युद्धों में प्राय दोनों पक्षों ने बहुत कुछ खोया, किंतु सब कुछ नहीं, जिसके कारण न तो किसी पक्ष की स्पष्ट विजय हुई और न किसी पक्ष की स्पष्ट पराजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध भी उन्हीं युद्धों में से एक था जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ न कुछ खोया अवश्य था, किंतु सब कुछ नहीं। अकबर ने अपनी साख खोई थी और महाराणा ने अपने विश्वस्त सेनापति गंवाए थे। यही कारण था कि दोनों पक्षों के कवियों और लेखकों ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने अपने स्वामियों की विजय और अपने अपने पक्ष के शत्रुओं की पराजय की घोषणा की। यदि तथ्यों की विवेचना की जाए तो हम पाते हैं कि इस युद्ध में अकबर ने केवल इतना प्राप्त किया था कि उसके अमीरों एवं सेनापतियों को मेवाड़ की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति से वास्तविक परिचय प्राप्त हो गया था, जबकि महाराणा ने इस युद्ध के माध्यम से कालजयी ख्याति एवं देशवासियों की अटूट श्रद्धा प्राप्त की। जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराणा प्रताप साहसी योद्धा से ऐतिहासिक योद्धा, ऐतिहासिक योद्धा से कालजयी योद्धा और कालजयी योद्धा से मिथकों का नायक बनता चला गया। आज भी बहुत से लोग महाराणा प्रताप में इतनी अधिक श्रद्धा रखते हैं जितनी कि वे अपने देवी देवताओं में रखते हैं, जबकि अकबर को समाज के किसी भी वर्ग में ऐसी श्रद्धा, ऐसा आदर और ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सका। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महाराणा प्रताप की घोड़े पर चढ़ी हुई मूर्तियां प्राय देखी जा सकती हैं, किंतु अकबर की एक भी प्रतिमा पूरे देश में कहीं भी लगी हुई नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत बताई है, किंतु 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध आरंभ होने से लेकर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास होने तक की समस्त घटनाओं का समग्र विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त नहीं हुई थी। युद्ध के मैदान में न तो महाराणा प्रताप रणखेत रहा, न युद्ध के पश्चात महाराणा ने समर्पण किया, और न ही युद्ध के पश्चात के महाराणा के लगभग 21 वर्ष के जीवन काल में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कोई संधि हुई जिससे यह कहा जा सके कि अकबर को विजय और महाराणा को पराजय प्राप्त हुई थी। न तो महाराणा प्रताप और न उसका पुत्र अमर सिंह कभी भी अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उनके बाद भी कोई महाराणा किसी मुगल बादशाह के दरबार में नहीं गया। राणा रासो आदि मेवाड़ से संबंध रखने वाली अनेक प्राचीन पुस्तकों में महाराणा प्रताप की स्पष्ट विजय लिखी गई है। उदयपुर के जगदीश मंदिर की 13 मई 1562 की प्रशस्ति में लिखा है, अपनी प्यारी तलवार हाथ में लिए प्रताप सिंह प्रातःकाल युद्ध में आया तो मानसिंह वाली शत्रु की सेना ने छिन्न भिन्न होकर पैर संकोचते हुए पीठ दिखाई। कृत्वा करे खंगलताम स्ववल्लभाम प्रताप सिंहे समुपागते प्रगे सा खंडिता मानवती द्विपंचमुह संकोचयंती चरणौ परांगमुखी। अगली कड़ी में देखिए, हल्दी घाटी से पहले और बाद में मेवाड़ के महाराणा किसी राजा, बादशाह या वायसराय के दरबार में नहीं गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।